पन्नू को लेके अमेरिका में काफ़ी बवाल चल रहा है। निखिल गुप्ता को इन्होंने अरेस्ट कर लिया। ये पूरी कहानी क्या है, इसको हम लोग 3 पहलुओं में समझेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि खालिस्तान जो है उसको आज की डेट में रिवाइव करने की कोशिश क्यों की जा रही है। दूसरा, सिख फॉर जस्टिस जो पन्नू चलाता है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, वो कैसे इस पूरी क्रोनोलॉजी में बैठता है और कहाँ वो आता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि ये निखिल गुप्ता वाला जो एस्पेक्ट है, इसमें लार्जर जियो पॉलिटिक्स क्या प्ले की जा रही है और अमेरिका का क्या रोल है। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि 1980 के दशक में जब खालिस्तान की टेररिज्म इंडिया में एक पीक लेवल पे चल रही थी, तो उस समय राजीव गांधी ने 1987 में इंडिया की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को ये बात बोली कि आप कॉस्ट एस्केलेशन ऑपरेशंस को रन कीजिए पाकिस्तान में। कॉस्ट एस्केलेशन ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि अगर पाकिस्तान खालिस्तान की मूवमेंट को स्पॉन्सर भारत में कर रहा है तो उसी के लिए पाकिस्तान को आप उसी के कॉइन में ऐसा पे बैक कीजिए कि उसके लिए वो सपोर्ट करना खालिस्तान को कॉस्टली हो जाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में 1988 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने काउंटर इंसर्जेंसी टीम जे और काउंटर इंसर्जेंसी टीम एक्स बनाई, और ये दो टीम्स जो RNAW की थी, इन दोनों टीमों ने 2 हरकतें करी। सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी खालिस्तानी थे उनको पकड़ पकड़ के ढूंढ के न्यूट्रलाइज करने की शुरुआत करी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर कुछ उसी प्रकार की हरकतें चालू करी जिस प्रकार की हरकतें पाकिस्तान पंजाब के अंदर करवा रहा था, चाहे वो डिस्टेबलाइजेशन हो या फिर वो किसी प्रकार के अटैक्स हों जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हो। तो 1988-89 में जब ये कॉस्ट एस्केलेशन ऑपरेशंस रन किए गए, उसी दौरान पंजाब के अंदर खालिस्तान की मूवमेंट को टैकल करने के लिए और खालिस्तान के सपोर्टरों के पूरे गेम प्लान को तोड़ने के लिए जो उस समय हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उन्होंने 2 प्रकार के ऑपरेशन रन किए, जिसमें पहला ऑपरेशन वुड रोज था और दूसरा ऑपरेशन नाइट डोमिनेंस था। तो 1989 से लेके लगभग 94-95 तक ऑपरेशन वुड रोज, ऑपरेशन नाइट डोमिनेंस बहुत अग्रेसिव लेवल पर पूरे के पूरे पंजाब में चलाए गए, जिससे कि खालिस्तानी एलिमेंट्स को बहुत अग्रेसिव तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया। जब ये हुआ तो इसका अंत रिजल्ट ये हुआ अनफॉर्चुनेटली कि 1995 में चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह का असैसिनेशन हुआ। और उस असैसिनेशन के बाद ऐसा जनरली जो स्कॉलरली कम्युनिटी भी है जो सिक्योरिटी के ऊपर चर्चा करती है, वो ये मानते हैं कि पूरे के पूरे खालिस्तान मूवमेंट का एकदम से खात्मा हो गया, क्योंकि वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिससे कि शॉक वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई सोसाइटी में कि यदि एक चीफ मिनिस्टर को खुलेआम मार दिया जा सकता है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा गहरा इशू था। जिसके बाद ऐसा देखा गया कि खालिस्तान की मूवमेंट का जो सपोर्ट था वो पंजाब के अंदर धीरे धीरे ख़त्म होता गया। 95 में समस्या पंजाब में ये थी कि पूरी पॉपुलेशन ट्रॉमेटाइज्ड थी, ट्रॉमा में थी, और उस पॉपुलेशन को एक हीलिंग टच की ज़रूरत थी, और ये हीलिंग टच सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे ही आ सकती थी। लेकिन पंजाब में जो एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी जिसने हमेशा से रोल प्ले किया था वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस, और कांग्रेस अपनी इन कुकर्मों की वजह से और हरकतों की वजह से पंजाब के अंदर एक फेवरेबल पॉलिटिकल पार्टी उस समय सोल्यूशन नहीं बनकर उभर पा रही थी। लेकिन बेअंत सिंह के असैसिनेशन के बाद, जबकि बेअंत सिंह खुद ही एक कांग्रेस चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद लोगों की सारी होप्स अब अकाली दल की तरफ दोबारा गई। लेकिन समस्या अकाली दल में 1995 में ये थी कि अकाली दल पूरा बिखरा हुआ था। तो जब पंजाब की जनता अकाली दल की ओर दोबारा से देखने लगी उस समय, तो उस समय प्रकाश सिंह बादल जो कि अकाली दल के एक लीडर हुआ करते थे, उन्होंने एक मोगा कन्वेंशन बुलाया, और एक मोगा जो पंजाब में एक सिटी है वहाँ पर एक बहुत मेगा कन्वेंशन हुआ अकाली दल का। और इस मोगा कन्वेंशन में अकाली दल के जो बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हुए थे, जो बहुत सारी बिखरी हुई थी पूरी पार्टी, उसको एकजुट करके वापस लाया गया। और उसके बाद प्रकाश सिंह बादल ने अकाली दल को एक नया डायरेक्शन दिया, नई दिशा दी। लेकिन पंजाब के लोग उस समय ये चाहते थे कि अकाली दल जो है वो पंथिक वोटर जो है, यानी कि जो सिख कम्युनिटी है, उसके इंटरेस्ट को समझे और उन इंटरेस्ट के ऊपर एक हीलिंग टच लाए, और ये जो खालिस्तान की वायलेंस का जो ट्रॉमा है पॉपुलेशन से, किसी तरीके से वो हटाए। उसको हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता थी कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना था। लेकिन अकाली दल इस काम में बिल्कुल नाकाम रही। अकाली दल ने उस समय जब वो पूरा के पूरे पंजाब के अंदर वापस आई, तो मोगा कन्वेंशन के बाद उसने वही अपनी करप्ट प्रैक्टिसेस करी। इसके बाद अकाली दल के साथ एक समस्या और आई। अकाली दल ने उस समय बीजेपी के साथ हमेशा से उनका अलायंस था, तो बीजेपी के अलायंस को उन्होंने थोड़ा सा और इनलार्ज करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से पंथिक वोटरों को ये लगा, जो हार्डकोर अकाली के वोटर्स थे, कि भाई हमारे इंटरेस्ट को फुलफिल करने के बजाय ये पॉलिटिक्स क्यों खेल रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि अकाली दल उस समय क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो पूरे पंजाब में बन रही थी उनको जाकर वो करने लगी, और क्रिश्चियनों को भी जो है अकाली दल ने टिकटें देनी शुरू करी, खास करके लोकल बॉडी के इलेक्शंस में। इस लोकल बॉडी इलेक्शन में जब
क्रिश्चियनों को भी अकाली दल ने टिकटें दी। तो ये देखते हुए पंथिक वोटर बहुत नाराज़ हुए और पंथिक वोटरों को, ये सिख कम्युनिटी को वहाँ पर एक झटका सा ये लगा कि भाई हमारे यहाँ पर इस समय अकाली दल, जिसके ऊपर हम एक होप रख के बैठे थे कि ये पंथिक इंटरेस्ट को सॉल्व करेगी, ये पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे पूरे एस्पिरेशंस पे पानी फेर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि अकाली दल के इस फेलियर के बाद ऑल्टरनेटिव और कोई ना होने के कारण से दोबारा से लोगों ने कांग्रेस के ऊपर होप लगानी चालू करी। तो पंथिक वोटर्स, जो कम्युनिटी के सिख वोटर्स थे पंजाब में, हम देखते हैं कि अर्ली 2000s में उनके बीच में एक डिवाइड पैदा हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब उस समय पंथिक वोटरों में डिवाइड होता है, फिर वो कांग्रेस की तरफ लोग दोबारा से टिल्ट होते हैं, तो कांग्रेस आती है और कांग्रेस और अकाली दल दोनों ही इसी कामों में फेल हो जाते हैं कि किसी भी प्रकार के एस्पिरेशंस को वो लोग मीट कर पाएँ। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन था, ये जो ट्रॉमा था, लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, लोगों को जो एक हीलिंग टच नहीं मिल पाया, इसका एडवांटेज 2000 के दशक में आईएसआई ने दोबारा उठाना शुरू किया। जब उसने ये देखा कि भाई पूरे पंजाब की पॉपुलेशन एक तरीके से परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन ना अकाली दे पा रहे ना कांग्रेस दे पा रही है, तो उस समय नंबर 1 उन्होंने एक ड्रग इकोनॉमी को क्रिएट करना चालू किया। ट्रॉमेटाइज्ड पॉपुलेशन थी, बहुत सारे परिवारों ने अपने परिजन खोए थे पूरे खालिस्तान के मूवमेंट के दौरान। उस ट्रॉमा को ओवरकम करने के लिए कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन ना मिलने के कारण जब ड्रग इकोनॉमी को प्रमोट किया गया आईएसआई की तरफ से, तो बहुत सारे लोगों को एक तरीके से ड्रग एडिक्ट बनाने की कोशिश की गई। इस पूरे ड्रग रैकेट को चलाने के लिए आईएसआई ने छोटे मोटे उस समय के क्रिमिनल्स को इकट्ठा किया। इन छोटे मोटे क्रिमिनल्स को उन्होंने सपोर्ट कर किसी भी तरीके से क्रॉस बॉर्डर पंजाब के साइड से ड्रग्स पहुँचाने शुरू किए। और जैसे जैसे ये ड्रग्स आए पंजाब में, पंजाब के अंदर एक पूरी ड्रग इकोनॉमी 2005-06 तक पूरी फैल गई और वो इतनी बड़ी हो गई कि पंजाब का यूथ उस समय ड्रग एडिक्ट हो गया। इस ड्रग एडिक्शन को सपोर्ट करने के लिए 2007 में अमेरिका भी कूद पड़ा और अमेरिका ने कहा कि भाई मैं इस काम में पीछे क्यों रहूं, क्योंकि अमेरिका की जो CIA है उसको भी अपने इलीगल कोवर्ट ऑपरेशंस चलाने के लिए वर्ल्ड वाइड पैसा चाहिए। और वो पैसा कहाँ से आएगा? वो आएगा ड्रग के सेल से। तो नारकोटिक्स का सेल जो होगा उसी से सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने अपने पैसे निकालती हैं इलीगल ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस रन करने के। तो 2007 में इस कॉन्टेक्स्ट में ये होता है कि जब अमेरिका देखती है कि पाकिस्तान एक फॉल्ट लाइन को पंजाब में नर्चर कर रहा है और उसने पंजाब की सोसाइटी को ड्रग एडिक्ट बनाया हुआ है, और उसने देखा कि पंजाब की सोसाइटी में लोग डिवाइडेड हैं कि ना अकाली ना कांग्रेस हमारे कोई भी इंटरेस्ट को फुलफिल कर पा रही है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में 2007 में CIA ने सिख फॉर जस्टिस नामक एक संस्था क्रिएट करवाई, जिसका गुप्तवंत सिंह पन्नू, जो उस समय वहाँ पर एक नागरिक रहता था, भारतीय नागरिक, जो कि एक सिख व्यक्ति वहाँ पर अपने आप को प्रोक्लेम करके बैठा हुआ था, उसको इन्होंने सपोर्ट करा और उसको बोल के ये शुरू करवा दिया कि भाई अब आप खालिस्तान की चर्चा को दोबारा से रिवाइव करो। अब देखिए, सिख फॉर जस्टिस जो 2007 में बनी, गुप्तवंत सिंह पन्नू कोई आज की डेट में अमेरिका में नहीं बैठा, ये 2007 से अमेरिका के CIA के पेरोल पे है। और ये आदमी तब से लेके आज तक सिर्फ एक ही काम ये कर रहा है कि ये पूरे के पूरे पंजाब में लोगों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहा है, अकालियों को लेके, कांग्रेस को लेके। और ये बार बार सिर्फ एक ही चीज़ को सपोर्ट करता है, ये टाइप की बातें करके कि भाई हमें खालिस्तान चाहिए, क्योंकि लोगों को गुमराह रखोगे तो उस केस में ISI को एक अंडरकरंट मिलेगा अपने ड्रग्स की इकोनॉमी को चलाने का, और ड्रग्स की इकोनॉमी में हाथ अमेरिका का भी है। तो ये लोगों ने ये प्रकार का एक मेटा नैरेटिव शुरू किया कि भाई लोगों को व्यस्त रखो, ना कांग्रेस आपके लिए कुछ कर पा रही है ना अकाली कुछ कर पा रहा है, खालिस्तान का डिमांड करो ताकि लोगों में और डिसोनेंस पैदा हो। और इस डिसोनेंस के दौरान, क्योंकि वो ट्रॉमेटाइज्ड पॉपुलेशन को कभी हीलिंग टच मिला ही नहीं, तो इसकी वजह से आप जो है उनको ड्रग एडिक्ट बनाए रखो। 2010 के बाद ग्लोबल रिसेशन आ गया। ग्लोबल रिसेशन के दौरान अमेरिका में तो प्रॉब्लम आई ही आई, लेकिन भारत में भी नौकरियों की बहुत लाले पड़ने लग गए। और जब ये हालात भारत में ख़राब हुए तो उस समय पाकिस्तान ने एक नई मुहिम चालू करी। उसने ये जो लोकल क्रिमिनल्स का प्रयोग करके ये जो गैंगस्टर्स क्रिएट किए थे जिनके थ्रू वो ड्रग्स बिकवाती थी, अब इसने एक नया रैकेट शुरू किया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। और पंजाब में एक नया कल्चर 2010-11 से चालू किया, जो कि 1960-70 में भी उसका एक वेरिएंट देखा गया था उस समय। और ये नया जो रैकेट चालू हुआ वो था कि भाई हम आपको वीज़ास दिलवाएंगे, IELTS की ट्रेनिंग दिलवाएंगे, IELTS की ट्रेनिंग लेके आप जो है बाहर जाइए। तो पंजाब में एक नया क्रेज़ पैदा करना शुरू किया, और ये नए क्रेज़ को पैदा करने के लिए इन्होंने उसी ड्रग इकोनॉमी के उन्हीं गैंगस्टर्स, जो क्रिमिनल्स जो ड्रग सप्लाई कर रहे थे, उनको अब ये बात बोलनी शुरू कर दी कि आप फेक कंपनियां बनाओ, लोगों को फेक वीज़ा के नाम पे इनको बाहर लेके आओ। CIA ने इस काम में फिर से जो है पंजाब में ISI की मदद करी, क्योंकि CIA को ये लगा कि भाई ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पैसा आएगा,
आप इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पैसे से भी एक कट बना सकते हो जिससे कि आपके इलीगल ऑपरेशंस रन हो सकते हैं। तो घूम फिर के समझने की कोशिश आप ये कीजिए कि आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि कई बार सिखों को जो पंजाब से ले जाया जाता है, जिनको ये बात बोली जाती है कि आओ हम आपको अमेरिका या कनाडा ले जाएंगे, वो अक्सर मेक्सिको के थ्रू की हो जाती हैं, क्योंकि मेक्सिको एक बैकयार्ड है पूरा अमेरिका का, जो इलीगल ऑपरेशंस जहाँ पे सारे रन किए जाते हैं, जहाँ पे जितने भी ड्रग कार्टल्स हैं उनको CIA नर्चर करके सपोर्ट करती है। और यही चीज़ हुई कि यहाँ से एक ये नया रैकेट क्रिएट किया गया ड्रग्स के साथ साथ कि चलिए अब हम जो है पंजाब को डिस्टेबलाइज करेंगे फेक वीज़ा के रैकेट से। और आईलेट्स और आज की डेट में फेक वीज़ा आप जानते हैं कि पंजाब के खून में बस चुका है ये चीज़। जैसे जैसे ये चीज़ हो रही थी तो 2012-13 में कनाडा भी इस काम से पीछे नहीं रहा। कनाडा ने बोला हमारे पास भी एक सिख डायस्पोरा तो बहुत बड़ा है ही है जो हिस्टोरिकली यहाँ पर आके रह रहा था। तो उन्होंने पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की एक संस्था बनाई और उस संस्था के तहत उन्होंने पंजाब की म्यूज़िक इंडस्ट्री में एंट्री मारी। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री से एंट्री मारकर उन्होंने वायलेंट म्यूज़िक कल्चर को प्रमोट किया। अब इस वायलेंट म्यूज़िक कल्चर को प्रमोट करने के बाद यूथ को टारगेट किया। अब आप देखिए कि एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो चुका था। हम लोग अपनी पंजाब की फॉल्ट लाइन को कभी जीवन में रिजॉल्व कर ही नहीं पाए, आज तक हम इस चीज़ को लेकर नाकाम हैं। तो अब हुआ क्या कि पंजाब में ये सारे गैंग बन गए जो थे, अर्शदल्ला गैंग, लांडा गैंग, रिंडा गैंग, ये सारे जो छोटे छोटे गैंगस्टर्स थे, इन लोगों ने ड्रग इकोनॉमी संभाली, इन्हीं लोगों ने फेक वीज़ा रैकेट संभाले, इन्हीं लोगों के थ्रू पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो है एक वायलेंट कल्चर का प्रोपोगेशन किया गया। अब ड्रग्स प्लस वीज़ा प्लस वायलेंट म्यूज़िक, ये तीनों का जो एक डेडली कॉकटेल बना, इसकी वजह से क्या हुआ कि यूथ को रेडिकलाइज करके एक्सट्रीमिस्ट बनाकर बाहर ले जाया गया और बाहर ले जाकर इनके थ्रू फिर से वो खालिस्तान के डिमांड की रिवाइवल हुई। तो सिख फॉर जस्टिस जो संस्था है, जो पन्नू की संस्था है, वो आज की डेट में केवल यही काम कर रही है। अच्छा, अब हुआ क्या कि किसी कारणों से 2023 में जो एक व्यक्ति उस समय खालिस्तान की मूवमेंट से जुड़ा था जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर, उसकी कनाडा के सॉइल पे डेथ हो गई। अब जब उसकी डेथ कनाडा के सॉइल पे हुई तो कनाडा ने ये उस समय बेबुनियाद जो है भारत के ऊपर एक तरीके से एलिगेशंस लगाने चालू कर दिए कि भाई आपने इसको मरवाया है। आज की डेट तक कनाडा के पास कोई प्रूफ नहीं है कि हमने कोई ऐसा इंटरफेरेंस ऑपरेशन उनकी टेरिटरी में किया हो। सवाल ये उठता है कि कनाडा के इस एलिगेशन को अमेरिका ने भाव दिया और अमेरिका आज की डेट में यही गेम दोबारा खेल रहा है जो कनाडा 2 महीने पहले खेल चुकी है। आज की डेट में अमेरिका बोल रहा है कि आपके यहाँ से एक निखिल गुप्ता नामक व्यक्ति को हमने पकड़ा है, वो जो है पन्नू को मारने आ रहा था। अब देखिए यहाँ पर एक जियोपॉलिटिकल एंगल है और वो जियोपॉलिटिकल एंगल ये है कि 2020 में भारत की सरकार ने एक नारा दिया था, अमेरिका जब हमारा प्रधानमंत्री वहाँ पे जाए तो उन्होंने जाकर ये नारा दिया कि भाई अब की बार ट्रंप सरकार। अच्छा, अब ट्रंप तो क्योंकि उस समय 2020 में इलेक्शन जीता नहीं, तो ट्रंप के जीतने के ना कारण से क्या हुआ कि जब जो बाइडन राष्ट्रपति अमेरिका का बना तो जो बाइडन ने सोचा कि भाई भारत को मुझे सबक सिखाना है। अब प्रॉब्लम ये है कि भारत के साथ आप ऐसा रिश्ता रखते हैं कि ना तो आप उसके साथ रिश्ते तोड़ सकते हैं, ना ही आप कुछ कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा भारत को पिन प्रिक करके प्रोवोक कर सकते हैं और यही चीज़ जो बाइडन पिछले 4 सालों से करने की कोशिश कर रहा है, इनफैक्ट 3.5 सालों से रादर, और अगले 6 महीने भी करेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि जो बाइडन जब से आया उसने भारत के अंदर अम्बेसडर ही नहीं भेजा। 3 साल तक आप सोचिए कि भारत और यूएस के रिश्ते ऐसे चल रहे थे कि भारत में अमेरिका का अम्बेसडर या राजदूत कोई था ही नहीं। फिर जब अमेरिका के विजिट होनी थी तो विजिट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी जो बाइडन ने जब G20 के लिए आना था तो G20 के आने से पहले उनको एक मजबूरन अम्बेसडर भेजने की आवश्यकता हुई, तो हमने भी उनको बोला कि आप अम्बेसडर भेजिए और उन्होंने जान पूछ के एरिक गारसाती को भेजा। और ये वो बंदा है जिसका नाम इंडिया ने 2 बार रिजेक्ट करा क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, क्योंकि ये बंदा एक एंटी इंडिया आदमी है जो आज की डेट में भारत के अंदर एक अमेरिका का राजदूत और अम्बेसडर बन के बैठा है यहाँ पर। इसके साथ साथ ये बंदा भारत में कई बार डोनाल्ड लू के थ्रू इंटरवेंशन करवा रहा है। तो अब आप समझिए यहाँ पर कि जॉर्ज सोरोस का पूरा नेटवर्क, साथ ही में जॉर्ज सोरोस के इस नेटवर्क के जो ओवर एंड अबव डोनाल्ड लू का जो रेजिम चेंजर टाइप इमेज है और भारत के कई ऐसे पॉलिटिशियंस का उन डोनाल्ड लू से मिलना, जॉर्ज सोरोस के उस पूरे फ्रेमवर्क से पार्ट होकर उस पूरे फ्रेमवर्क में उस इकोसिस्टम से पैसा खाना, आज की डेट में ये नई मुहिम चल रही है। तो आप इस जियोपॉलिटिक्स को समझिए कि ये जो निखिल गुप्ता का एपिसोड है, ये जो अमेरिका की तरफ से एक टारगेट किया जा रहा है कि आप पन्नू को हमारे सॉइल पे मारना चाहते थे, निखिल गुप्ता को हमने अरेस्ट कर लिया। निखिल गुप्ता जो है उसको RNAW ने कुछ पैसे भेजे थे और फिर वो बंदे को हायर करने जा रहा था, वो हिटमैन अमेरिका का। ये सब कहानीबाजी है। देखिए अमेरिकन, आप ये मत समझिए कि भारतीय लोग जो है मूर्ख हैं, हम आपका खेल समझ रहे हैं। हम जानते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा जलन हुआ है पिछले 3.5 सालों से, 4 सालों से, और ये जलन का कारण आपका सबसे बड़ा यही है कि भाई हमने अब की बार ट्रंप सरकार बोला था और लेकिन ट्रंप आया नहीं उस समय। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए।
तो आज की डेट में ये जो जियोपॉलिटिक्स है ये कुछ नहीं, बस एक प्रेशर टैक्टिक है, और ये चंद महीने और चलेगा, और तब तक चलेगा जब तक बेसिकली जो है यहाँ पर आप जो बाइडन को देखेंगे। जिस दिन जो बाइडन यहाँ से हटा और अगले साल जब ट्रंप वापस आएगा तो आप इस चीज़ को देखिएगा कि सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो ये पूरा एपिसोड एक प्रेशर टैक्टिक चल रहा है, एंड आई होप इसके बाद अब आपको इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी हो गई होगी। धन्यवाद।